बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। इस वीलॉग में मैं आप तक कुछ खबरें पहुंचाऊंगा जो इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ नई चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर एक तो जो कश्मीर में इस वक्त चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल फ़लस्तीन का मामला, पाकिस्तान का रोल उसके अंदर और पाकिस्तान में जो फड्डा पड़ गया वो आपके सामने रखेंगे। गंडापुर ने क्या किया, क्यों किया और अब इसका रिएक्शन क्या आने वाला है। दीगर भी कुछ खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जो कश्मीर के हालात हैं, जितने भी आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो मुख्तलिफ शहरों से निकलकर बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोहों की शक्ल में अब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अजीब इत्तेहाद देखने में आ रहा है जो इससे पहले हमने नहीं देखा। रुकावटें ये गिराते जा रहे हैं, इनके ऊपर फायरिंग की गई, गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, जगह जगह रुकावटें खड़ी करके इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आज़ाद कश्मीर के शहरी जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये शहरी पुरअमन है और ये पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं। इन्होंने हलफ भी लिया। कई जगह से ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ पे हलफ लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है मुजाहिरीन से, जो वहाँ पे मकामी कायदीन है उनकी जानिब से, कि आप हमें हलफ दें कि आप पुरअमन रहेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर जबर और तशद्दुद होता है तो आप पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि इसके ऊपर जो है वो अहमद फराहत साहब को मैं सुन रहा था, दीगर जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे उनसे भी मेरी बात हो रही थी कि यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि ये जब गोली चलती है, क्योंकि 20 लोग जख्मी हुए हैं जब गोली चली, उनकी लिस्ट भी आ गई है, एक नौजवान शहीद भी हो गया है, लेकिन ये वो जगह छोड़ कर नहीं गए। इन्होंने अपने जख्मी उठाए और उनको अस्पतालों में ज़रूर पहुंचाया, लेकिन मौके के ऊपर जो लोग मौजूद थे वो वहाँ पे मौजूद रहे। सिक्योरिटी जो थी वहाँ पे उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। ये एक नई सिचुएशन है। ये एहतजाज बड़े ज़ोरदार तरीके से कर रहे हैं। इनके ऊपर जो है वो सादा कपड़ों में लोगों से भी गोलियां चलवाई गई। कुछ जो दीगर जमातें एस्टेब्लिशमेंट की हमायती हैं उनके जरिए से भी इनके ऊपर दबाव डाला गया, लेकिन ये आम लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के पुरअमन लोग हैं और ये पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में जो गैर कानूनी किरदार है एस्टेब्लिशमेंट का, उसे ख़त्म कर सकते हैं ये लोग। ये इनके पास मौका है और इसके लिए ये लोग अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। ख़वातीन और नौजवानों का एक बहुत बड़ा किरदार है। ख़वातीन जो हैं वो क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं तो इनके कोई स्पॉन्सर भी ऐसे नहीं है कि इनको बहुत सारा पैसा मिल जाए या इन्हें कोई स्पॉन्सर कर जाए, वहाँ देगे पक रही हो, खाने पके पकाए आ रहे हो, ये भी नहीं है। तो ये जो फैमिलीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, वो ये जिम्मेदारी उठाते हैं। लोगों को खाना भी मिलता है और लोग ट्रैवल करते हैं, लोग बर्दाश्त भी करते हैं। इससे पहले सर्दियों में इन लोगों ने साबित किया कि बड़ी साबित कदमी से ये बैठे रहे और उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल होगा, क्योंकि देखें आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे लोग ओवरसीज हैं। जो आज़ाद कश्मीर के हमारे शहरी हैं, भाई हैं, उनमें बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। कुछ एहतजाज का सिलसिला बाहर मुल्कों में शुरू हुआ, जिनमें खास तौर पे ब्रेडफोर्ड में एक एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ, लेकिन अभी इसने जोर नहीं पकड़ा। आज़ाद कश्मीर में पूरा जोर पकड़ लिया है। आज़ाद कश्मीर के जो शहरी हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, अवामी एक्शन कमेटी के लोग, वो ये कह रहे हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अब आवाज़ उठाएं हमारे हक में और वो जोर लगाएं, हर जगह पे जाएं, दुनिया को बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर हमारे साथ यहाँ पे कोई जुल्म होता है तो इसके ऊपर पूरी दुनिया में आवाज़ उठाएं, ताकि हुकूमत के ऊपर जो है वो एक प्रेशर रहे। तो कश्मीर की सूरत हाल पे हम नजर रखेंगे, इस पर हम बात करते रहेंगे। अब आ जाए नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला जो है वो कहाँ तक पहुंचा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुआहदा किया इसके ऊपर तनकीद हो रही है और लगातार तनकीद हो रही है, और ये तनकीद हुकूमत के मुखालिफिन नहीं, हुकूमत के अपने लोग भी अब कर रहे हैं। पहले ख्वाजा साद रफ़ीक को सुन लेते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने इसके बारे में क्या कहा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने ट्रंप का गजा अमन मंसूबा यकतरफा और नाकाबिले अमल करार दे दिया। इससे पहले जब ट्रंप ने यही वाला मंसूबा इमरान खान साहब के दौर में पेश किया था तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसे मुस्तरद किया था। उस दौर में जो अपोजिशन थी उसने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, यानी शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ये सारे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब जब ये हुकूमत में आ गए हैं तो ये लेट गए और ये जहां जहां सजदे कर रहे हैं ये इमरान खान की वजह से कर रहे हैं। इन्हें डर है कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर हमारा पटाखा बजा देगा, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत हर बात मानती है अपने गैर मुल्की आकाओं की, जो करवाना है आप हमसे करवा लें, ऐसा दिखाई दे रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि ये जो ट्रंप का अमन मनसूबा एक तरफा है, नाकाबिले अमल है और हबास को इसराइली अफवाज के सामने हथियार डालने पर मजबूर करने का एक मंसूबा है, ये उन्होंने करार दिया। इन्होंने एक्स के ऊपर अपनी एक पोस्ट लगाई है, ट्विटर के ऊपर, और अमन मंसूबे को नाकाबिले अमल करार देते हुए कहा कि यह मंसूबा
सेहूनी जंगजुओं के वहशियाना हमलों को रोकने का कोई जामे तरीकाकार नहीं रखता। ये ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं, नून लीग के अहम तरीन रहनुमा। अच्छा, ये जो बाकी लोग हैं ना, वजीर कानून हो गया, वजीर दिफा हो गया, वजीर खारजा हो गया, डिप्टी वजीर आजम, ये सारे कह रहे हैं जी बहुत अच्छा काम हो गया। लेकिन जो असल लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने, ख्वाजा साद रफीक हो गया, बाकी लोग, उनसे आप बात करें, वो कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी का जो पुराना वर्कर है वो परेशान है, ये क्या हो रहा है। इसके ऊपर ना आसान तरीका ये है कि कौमी असम्बली में बहस करवाई जाए, सारे लोग इसके ऊपर बात करें, हफ्ता है कि इसके ऊपर बहस हो, हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे, वज़रा अपना मौक़िफ़ दें, अपोजिशन अपना मौक़िफ़ दे, सियासी जमातें बाकी जो हैं उन सबको मौका मिले, वो अपनी अपनी बात करें, कैबिनेट में रखा जाए। ये मुमकिन नहीं है ना कि एक वज़ीर आज़म या फील्ड मार्शल अपनी मर्जी से किसी मुआहदे का हिस्सा बन जाए, मुमकिन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें पूरी कैबिनेट होती है और इतने अहम फैसले जो है वो पार्लियामान की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। तो आपको पार्लियामेंट के साथ चलना होता है, पार्लियामान को यह फैसला करना चाहिए, अवामी मुंतखब नुमाइंदों को यह हक मिलना चाहिए, किसी सरकारी ऑफिसर को नहीं मिलना चाहिए, वो तो तनख्वाह लेके काम कर रहा है, रिटायर हो जाएगा फिर पेंशन लेता रहेगा। तो अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने अवाम को जवाब देना, तो उनको यह मौका मिलना चाहिए। वैसे उसूल तो ये है। अब इस मुआहदे के ऊपर जनाब तनकीद हो रही है, ख्वाजा साहब ने कुछ और मशवरे भी दिए हैं कि जनाब इसके अंदर क्या किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा यह काबिल अमल नहीं है और यकतरफा मनसूबा है। एक तरफ देखें, हमारे जो लीडर हैं वो जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, वो मंजन बेच रहे हैं कि जनाब हम फ़लस्तीनियों के साथ बहुत ज़ोर से खड़े हैं, लेकिन सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो समंदर के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और गजा के बहुत करीब पहुंच गए हैं कि हम इसराइल का जो घेरा वो तोड़ेंगे। बल्कि आखिरी जो उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने बताया कि जनाब हमें अब इसराइली जहाज नजर आ रहे हैं, उनके जो है फ़ोन हैक कर लिए गए हैं, साइबर अटैक्स उनके ऊपर हो रहे हैं, ड्रोन्स जो है वो उनके ऊपर मंडलाते रहते हैं। तो बार बार उनको अपने आप को, मौसम की सख्तियां उन्होंने देखी हैं। हिम्मत है वैसे मुश्ताक अहमद साहब की, ये बड़ा कठिन सफ़र करते हुए वो एक फ्रीडम मिशन लेकर जा रहे हैं गजा की जानिब, और वो इस घेरे को तोड़ के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत करे। बाकी हुकूमतें तो इस पर बात कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इस पर भी बात नहीं कर रही, और ये ज़बानी कलामी जो है वो बने हुए हैं खैर खा फ़लस्तीनियों के। इससे पहले फ़लस्तीनियों का झंडा जिसने भी पाकिस्तान में उठाया, पाकिस्तान की रियासत ने उसको बहुत मारा। ये गुज़िश्ता चंद सालों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत मारा। ख़ास तौर पे जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आए या जनरल बाजवा साहब भी थे जब, तो इन्होंने बहुत मारा। जो भी फ़लस्तीन का नाम लेकर बाहर निकला उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया। अब नाज़रीन, एक चीज़ और है कि इमरान खान साहब ने जो हमायत की है, और सोशल मीडिया सारा का सारा यही कह रहा है कि इमरान खान कहते हैं कि 1967 से पहले वाले फ़लस्तीन की बात की जाए। अब ये जो हुक्मरान है ये इस बारे में बात ही नहीं करते। हालांकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप का जो मनसूबा सामने आया उसके अंदर कहीं पे भी फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाना है ही नहीं। नेतन्याहू ने जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी कि ये बात मुआहदे में कहीं नहीं है, या ये जो एक मनसूबा बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने, इस पूरे के अंदर ये बात कहीं नहीं है कि फ़लस्तीन को बतौर एक रियासत तस्लीम किया जाएगा, ये इसराइल नहीं होने देगा, उन्होंने कह दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम गजा में से अपनी फोर्सेस भी नहीं निकाल रहे। देखिए, जो तरीकाकार है वो तो ये है कि 1967 की पोजीशन के ऊपर जाएं वापस, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स और गजा, इनको जो है वो इसराइल छोड़ दे और जेरूशलम जो है वो कैपिटल बन जाए फ़लस्तीन का। जबकि अगर एक बफर जोन बनाना है फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के बीच में, तो उम्मत मुस्लिमा की एक फ़ौज को तैनात किया जा सकता है उस बफर जोन में, ताकि इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के बीच में गैप रहे और महफूज रहें फ़लस्तीनी भी। ये तो हो सकता है, लेकिन ये फार्मूला इसके बिल्कुल उलट है। मैंने लोगों से सवाल पूछा और इस बारे में मैंने एक सवाल उठाया था। मैंने पूछा, आपके ख्याल में ट्रंप के मुआहदे के तहत पाकिस्तान और दीगर ममालिक की अफवाज फ़लस्तीन में इसराइल से मुकाबले के लिए भिजवाई जा रही हैं? तो 81% लोगों ने इसका जवाब दिया कि नहीं, उन्हें नहीं लगता कि ये इसराइल से मुकाबला करने जा रहे हैं। यानी उनको अदरवाइज कुछ लगता है कि ये जो फोर्सेस मुसलमानों की वहां जा रही हैं फ़लस्तीन में, ये इसराइल का मुकाबला करने नहीं जा रहे या उनके साथ लड़ने नहीं जा रहे। तो फिर लड़ने वाली फोर्सेस का वहां काम क्या है, किसके साथ लड़ना है? ये फ्यूचर में हमें पता चलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी पिक्चर नजर आ रही है। कुछ लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में वहां एक अजीब किस्म की लड़ाई शुरू हो जाएगी और उसके अंदर कुर्बानियां जो हैं वो इस्लामी फौज जो वहां पे बना के भेजी जाएगी उसको देनी पड़ेंगी।
तो ये एक लंबा सिलसिला है जो शुरू हो सकता है, लेकिन नेतन्याहू ने जो है उनकी ख्वाहिश के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा लगता है तब्दीली कर दी है। जो बातें पहले मुसलमान मुल्कों के साथ हुई थी अब वो बातें वहां पे नहीं है। अब ना तो फलस्तीन एक रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाएगा, ये बात भी उसके अंदर नहीं है। उन्होंने कहा जी देखेंगे बाद में, सोचेंगे इसके बारे में। दूसरा, इस्राएली फौज गजा में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहेगी। गजा से इस्राएली फौज के इनखला का नेतन्याहू को वीटो पावर दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ठीक है आप जब चाहें वहां पे आप रह सकते हैं और जब आप ना चाहें तो आपको वहां से कोई नहीं निकालेगा। मिसाल के तौर पे इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, और ये मैं उनका स्टेटमेंट आपको अब पढ़ के सुना रहा हूं, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर से फलस्तीनी रियासत पर इत्तफाक नहीं किया। अमेरिकी सदर की जानिब से गजा जंगबंदी से मुताल्लिक मुजव्वज़ा मंसूबे के ऐलान के चंद घंटों बाद इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का जो बयान सामने आया उसमें नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी सदर से गुफ्तगू में फलस्तीनी रियासत पर इत्तफाक नहीं किया और फलस्तीनी रियासत की बात मुआहदे में भी नहीं लिखी है। जिस मुआहदे को शहबाज शरीफ साहब सर पे उठा के फिर रहे हैं, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये पहले दिन से मेरे साथ है इस मुआहदे पे, उस मुआहदे में कहीं भी ये बात ही नहीं लिखी हुई कि फलस्तीनी रियासत की बात है ही नहीं उसमें, ये अब नेतन्याहू कह रहा है। और उसने कहा एक बात वादे, हम फलस्तीनी रियासत की सख्ती से मुखालफत करेंगे जबकि इसराइली फौज गजा के बेशतर हिस्सों में मौजूद रहेगी। ये दो वो चीजें हैं जो मुसलमानों को लगती थी कि इस मुआहदे में मुसलमानों को मिलेंगी। अब देखें रद्द-ए-अमल भी तो आना था ना, इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है हमास का भी आ गया है और फलस्तीनी जो हमारे बहन भाई हैं उनका रद्द-ए-अमल भी आ गया है और ये मीडिया में छप भी गया। हमास ने एक लेटर लिखा और उसके अंदर बताया कि जनाब जिस वक्त हम इसके ऊपर मुशावरत कर रहे थे कि ट्रंप का एक मंसूबा आ गया, उस वक्त हमारे ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया कतर में। अल जज़ीरा से बात कर रहे थे हमास के रहनुमा महमूद मरदावी, उन्होंने बताया कि अब तक हमें इस अमन मंसूबे का तहरीरी मुसवदा ही मौसूल नहीं हुआ। भाई आप तहरीरी तौर पर उन्हें दें, उनसे पूछें जनाब ये चीज आई है। अब एक तरफ इस अकदार कह रहे हैं कि फलस्तीनी मान गए, आप क्यों एतराज कर रहे हैं? दूसरी तरफ हमास कह रही है, जो फलस्तीनियों का एक बड़ा तगड़ा ग्रुप है, वो कह रहे हैं जी हमें तो अभी तक मुसव्वदे की कॉपी तक नहीं मिली, हमें तो पूछा ही किसी ने नहीं क्या है, हमने तो चीजें सुनी है उनके ऊपर मुशावरत कर रहे थे तो हमारे ऊपर अटैक हो गया। ये अब उन्होंने कहा कि मुशावरत के लिए जब हम जमा हुए तो इसराइल ने ऐन उस वक्त हमारे ऊपर हमला किया था। अच्छा, हमास के एक रहनुमा ने इससे पहले एक बात कही थी, उन्होंने कहा था जी हम अपना असला जो है वो गजा की कौमी फौज के हवाले करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि वहां पहले एक खुद मुख्तार मकामी हुकूमत कायम की जाए। लेकिन यहां डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद बनना चाहते हैं सरबराह और इसका एक अहम जो है वो रुकन बनाना चाहते हैं टॉनी ब्लेयर को। अच्छा, टॉनी ब्लेयर का नाम मैं आपको ये बताऊं कि वो ऐसा महसूस होता है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो इसराइल की जानिब से दिया गया, क्योंकि टॉनी ब्लेयर को वो बहुत पसंद करते हैं शायद नेतन्याहू, और उनकी जानिब से ये नाम आया कि ये जो टॉनी ब्लेयर है इनको शामिल किया जाए। मुमकिन है वहां से आया हो या मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी चॉइस हो, लेकिन टॉनी ब्लेयर जो है वो मरकज़े निगाह बन गए इस सारे खेल में कि उन्हें एक अहम प्लेयर के तौर पे लाया जाए इस सारे मामले में। गजा के लोगों से कुछ इंटरव्यूज किए गए, डॉन में ये इंटरव्यूज छपे भी हैं और ये फ्रांसीसी खबर रसा इदारा है AFP, उनकी एक रिपोर्ट जारी हुई है। उसके मुताबिक गजा में जो वहां के रिहायशी हैं उन्होंने ट्रंप के अमन मंसूबे को एक तमाशा करार दे दिया है। अमन मंसूबे पर शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए इसे तमाशा करार दे दिया, ये हेडलाइन है। आगे उन्होंने बताया किस बंदे ने क्या कहा, किसने क्या कहा। कुछ लोगों ने कहा जी इससे हम उम्मीद भी कर सकते हैं, हो सकता है इससे कोई बेहतरी आ जाए, ये खून रेजी रुक जाए। लेकिन ज्यादा लोगों ने, अक्सरियत ने जो कहा वो उन्होंने अपनी हेडलाइन बना दी कि गजा के लोगों का रद्द-ए-अमल भी आ गया, हमास का रद्द-ए-अमल भी आ गया और पाकिस्तान के अंदर से भी लोगों का रद्द-ए-अमल आ गया। अब शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किस बुनियाद पे डोनाल्ड ट्रंप को 100% यकीन दहानी करवाई कि जैसे आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, और मुकम्मल सपोर्ट उनको दे दी, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी एक कंसेंसस बना नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो किट लग रही है ना वो मौलवियों की लग रही है, जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तानियों को चूरन बेचा कि जनाब हम यरूशलेम जा रहे हैं, हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है। कोई नाम लेके दिखाए, कोई ये करके दिखाए, कोई ये वाली बात करके दिखाए, हम वो कर देंगे। उधर जनाब शहबाज शरीफ साहब के फोटोज आ रहे हैं बेहतरीन किस्म के, खुशगवार मूड के अंदर, अमेरिकन ज्यूज कांग्रेस के सदर के साथ, और जनाब साथ वफद के अंदर एक खातून मौजूद हैं जो प्रो इसराइल हैं बहुत ज्यादा, और उनको एक्सेस भी है शहबाज शरीफ साहब के जो है वो सीक्रेट फाइल्स तक, और वो ये क्लेम भी करती हैं कि अब पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले और कर लेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लेकिन इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ना वो मौलवियों का आ रहा है, जिन्होंने सारी जिंदगी को हमको बेवकूफ बना के माल बनाया।
یہ ملا ملٹری الائنس نے مل کے قوم کو بیوقوف بنایا اور قوم کو یہ کہتے رہے کہ اپنے جناب فلانی بھی جنگ لڑنی ہے تو فلانی بھی جنگ لڑنی ہے، اور انہوں نے بڑی بڑی تقریریں کی. لیکن آج یہ دونوں بالکل ایسے چپ بیٹھے، سمم بکمن، یعنی بالکل خاموش، چپ، گمسم، چونی نکل رہی ان کی. اور وجہ جو ہے سوائے فضل الرحمان صاحب کے، فضل الرحمان صاحب اس پولیٹکس کو جانتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ہونا کے بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ان کی سیاست اس کے اوپر کھڑی ہے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینے شروع کیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے فضل الرحمان صاحب کو مشکل بنیں گے اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے ہوتے ہیں، یہاں سے بھی نکل ہی آئے گا. ناظرین اب آ جائیں گنڈا پور صاحب والے معاملے پہ. دیکھیں پرویز خٹک نے، محمود خان نے، عثمان بزدار نے اور بہت سارے عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اسد عمر ہیں، علی زیدی ہیں، عمران اسماعیل تھے، بہت سارے اور لوگ ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے. سب نے عمران خان صاحب سے غداری کی، لیکن کسی نے ان کی فیملی پہ حملہ نہیں کیا. یہ حملہ گنڈا پور نے کیا، اور گنڈا پور نے یہ حملہ اس وقت کیا جب غزہ کا اور اسرائیل کا معاملہ پاکستانی حکمرانوں کے سر پہ چڑھا ہوا ہے. توجہ ہٹانے کے لیے ایسا لگتا ہے یہ کیا گیا. بھائی اس وقت غزہ کے اوپر، اسرائیل کے اوپر ان کی پھینٹی لگ رہی ہے، اٹھا کے ایک نیا ٹاپک چھیڑ دیا. ٹرمپ ان کو چوک میں کھڑا کر کے بار بار بے نقاب کر رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے بندے ہیں. اس وقت گنڈا پور نے ریسکیو کر لیا. ان کے خفیہ رابطے سامنے آ رہے ہیں، تصویریں آ رہی ہیں، اس پہ گنڈا پور بات نہیں، علیمہ خان کے اوپر چڑھائی کر دی. جب کشمیری سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قافلے چل رہے ہیں، وہ اپنے مطالبات منوا رہے ہیں، اس وقت گنڈا پور نے رخ موڑ کے توجہ ادھر کروا دی. جب کامن ویلتھ کی رپورٹ آئی جس میں ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جعلی رجیم ہے جس کو دھاندلی کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا ہے، اور اتنی لیٹ وہ رپورٹ آئی، اس پہ بات کرنے کے بجائے پھر علیمہ خان. یہ فیملی پہ اتنا بڑا حملہ انہوں نے کر دیا گنڈا پور صاحب کو. کوئی بھی عقل مند آدمی ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ الزامات اپنے منہ سے دہرائے گا؟ یعنی گنڈا پور صاحب کو عقل نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ویڈیو بنا کے وہ تمام الزامات جو انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے علیمہ خانم پہ لگائے، وہ ویڈیو بنا کے ان کو رجسٹر کر دیا کہ ہاں میں نے لگائے. اب یہ اس سے بھاگ ہی نہیں سکتے، یہ اس سے بھاگ نہیں سکتے. اور میں جتنا علیمہ خانم کو جانتا ہوں یا عمران خان کو جانتا ہوں، عمران خان ان کو ٹکے کی سیاست نہیں کرنے دے گا اپنے بل بوتے کے اوپر، انہیں کوئی سیاسی پوزیشن نہیں دے گا. یہ بہنیں اس وقت بھی نکلی تھی جب پرویز مشرف کا دور حکومت تھا، اور اس وقت بھی ان کو مردانہ پولیس نے پکڑ پکڑ کے گاڑیوں میں ڈال کے گرفتار کیا تھا. انہوں نے تب بھی اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھائی تھی، اپنے بھائی کے ہر جلسے میں یہ جاتی رہی عمران خان کی بہنیں. الٹیمیٹلی جب ان کا بھائی وزیر اعظم بن گیا تو ان کا کوئی کردار نہیں تھا، اس کے بعد زیرو، کوئی کردار نہیں. تو آئندہ بھی یہی ہوگا، اور گنڈا پور صاحب پریشان ہوں گے کل کو کہ اب میں اپنے الفاظ واپس کیسے لوں. گنڈا پور صاحب نے اپنے پاؤں پہ بہت بڑا کلہاڑا مار دیا، اور ان کو آئیڈیا نہیں ہے عمران خان کا اور علیمہ خانم کا تعلق 7 دہائیوں کا ہے. 70 سال سے زیادہ ہو گئے ان دونوں بہن بھائیوں کو اکٹھے. کیا یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے؟ یہ جمعہ 8 دن آ گئے گنڈا پور صاحب تو وہ جا کر عمران خان کو کہیں گے علیمہ خانم کے بارے میں، اور عمران خان مان لیں گے. انہوں نے ہنستے ہنستے ساری کہانی علیمہ خان کو سنا دی اور کچھ کہا بھی نہیں، بلکہ علیمہ خان نے باہر آگے وہ ساری کہانی پبلک کو بتا دی. اب میں نے اس کے اوپر بھی ایک سروے کروایا، بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ بھی دیکھیں آپ. میں نے عوام سے پوچھا، میں نے کہا ذرا پتہ تو کریں کہ آپ کے خیال میں سچا کون ہے، علیمہ خانم یا گنڈا پور؟ لو جی 95% لوگ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خانم سچی ہے، اور 5% لوگ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور سچا ہے. یہ بڑا، اس سے زیادہ کلیئر میرے پاس کبھی کوئی سروے نہیں آیا. گنڈا پور صاحب کی جو عوام کے اندر سچائی کی ایک وہ رہ گئی ہے نا کہ 5% لوگوں کو لگتا ہے کہ گنڈا پور سچا، 95% لوگ گنڈا پور کو جھوٹا سمجھتے ہیں. یہ گنڈا پور صاحب نے واقعی اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا. ناظرین شہباز شریف صاحب نے ایک واردات کی اور واردات پکڑی گئی. یہ بڑی انٹرسٹنگ واردات ہے. انہوں نے کیا یہ کہ عمران خان صاحب کا جو وہ پڑا ہوا تھا نا اقوام متحدہ کے اپنے یوٹیوب آفیشیل چینل کے اوپر، وہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی تقریر وہاں پہ دیکھی گئی آج تک، وہ 7.5 ملین کے قریب ہے شاید. اتنا زیادہ لوگوں نے عمران خان صاحب کو وہاں پہ سنا. اب شہباز شریف صاحب کا نا 1.5 لاکھ پہ جا کے کوئی 1.5 پونے 2 لاکھ کے بیچ میں جا کے رک گیا تھا، آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا. اچانک جناب صبح پتا چلتا ہے کہ یہ تو 13 لاکھ پہ پہنچ گیا. یہ 13 لاکھ پہ کیسے پہنچ گیا؟ پھر لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا. ڈیجیٹل دور ہے نا، بڑے بڑے ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب سوشل میڈیا پہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے ثبوتوں کے ساتھ کہ جناب یہ اشتہار بنا کے کیا انہوں نے، یعنی اس شہباز شریف کی ویڈیو کا اشتہار بنا کے ویڈیوز میں ڈال کے چلواتے رہے، اور وہ ویوز ان کو آتے رہے ہیں. وہ کوئی 10 سیکنڈ کا ویو ہوگا، کوئی 15 سیکنڈ کا ویو ہوگا، لوگ سکپ کر دیتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں.
तो इस तरह की कोई कहानी लोग सुना रहे हैं। मैं इसको टेक्निकली नहीं जानता ये क्या चीज है, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं वो बार बार सोशल मीडिया पे क्लेम कर रहे हैं। मैं कभी ये इश्तिहारबाजी में पढ़ा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं इसका, मैं इस साइंस को भी नहीं समझता। मुझे सिर्फ ये काम अपना जर्नलिज्म करना आता है। ये वीडियो की अपलोडिंग भी कोई मुझे कहेगा तो मेरे से ये भी नहीं होती, वो भी अलग लोग हैं जो करते हैं। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब के व्यूज हैं, इनके बारे में पोल खोल दिया पकड़ के सोशल मीडिया के ऊपर जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने, कि जनाब ये पैसा कौम का खर्च कर करके, पैसा इसके अंदर इंजेक्ट करके डाल के इन्होंने इसके व्यूज बढ़ाए ताकि इसहाक डार ये कह सके कि देखो शहबाज शरीफ को कितना ज्यादा सुना गया। ये है नाजरीन, एक के बाद एक इनकी वारदात पकड़ी जाती है। अब नाजरीन, इमरान खान साहब ने अडयाला से बयानात भी दिए हैं, वो बयानात मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हो गया और अब इनके पास कोई और हल नहीं है। मईशत की जितनी तबाही हो गई है ना नाजरीन, कोई जितनी मर्जी अच्छी हुकूमत हो, ये चीजें महंगी किए बगैर अब वो इस बहरान से निकल ही नहीं सकते। ये बहरान पैदा किया हुआ किसका है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और पीडीएम की सियासी जमातों का। इन्होंने अच्छे खासे चलते हुए मुल्क का बट्टा बिठा के बेड़ा गर्क कर दिया। अब इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि जिसकी मर्जी हुकूमत आ जाए, इसमें इनका कसूर नहीं है, इनको कीमतें बढ़ानी ही पड़ेंगी चीजों की। ये बहुत मुश्किल है कि कीमतें नीचे जाएं, ये बहुत मुश्किल है कि हालात लोगों के लिए आसान बने। महंगाई लोगों को अब झेलनी पड़ेगी क्योंकि लोगों ने इन हुक्मरानों को बर्दाश्त किया है। अगर पहले दिन इनके खिलाफ खड़े होकर इनको मार देते ना बाहर, इनको निकाल देते बाहर जमहूरी तरीके से बाहर आके सड़कों पे, तो शायद इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़ती, लेकिन अब करनी पड़ेगी क्योंकि जो मईशत को इन्होंने जहां पहुंचा दिया है ना, इसको ठीक होने में अब बड़ा लंबा अरसा लगेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।